तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। द रियल हीरोज, आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगले पैनल को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्रशांत राजपूत जी का, जो कि फाउंडर हैं प्रास सुपर मार्ट एंड हाई ड्रीम होम के। जो कुछ कर दिखाने का जुनून और जज्बा हो तो कोई नहीं मंजिल दूर नहीं होती है, और इसी बात की मिसाल है ड्रीम ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ प्रशांत राजपूत जी। आप मंच पर आइए और मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को, जो कि एमडी हैं होम्योपैथी, जो क्रिटिकल और सर्जिकल डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं और भविष्य की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के सृजनकर्ता भी हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां कृपया करके मंच पर आएं। और अगले मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर घनश्याम सिंह राजपूत, जो कि बीजेपी नेता एवं अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है मंच पर, और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे सवाल पहला मेरा आपसे रहेगा प्रशांत राजपूत जी। मैंने पढ़ा कि बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पूजा की है और इसकी आवश्यकता भी पड़ती है, और सिर्फ जो स्टार्ट किया उसकी जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्या आगे का सफर रहा आपका? मैम, प्रेरणा तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं, सभी को, जितने भी यूथ है उन सबको अगर प्रेरणा किसी से लेनी चाहिए तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पापा से लेनी चाहिए। मतलब आपको जो प्रेरणा आपके फादर, आपको जो मोटिवेशन, आपको जो रास्ता आपके फादर दिखा सकते हैं वो कोई नहीं दिखा सकता। दूसरी चीज, कुछ चीजें ना जिंदगी सिखा देती है। अप्स डाउन्स आते हैं लाइफ में तो वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। या तो मेरा मानना है कि या तो आप जीतते हो या सीखते हो, ठीक है, हार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये प्रेरणा वाली बात तो ऐसी कि अगर आप अपनी चीजों में फोकस्ड हैं, ठीक है, चीजों को आप विस्तार से समझ सकते हैं, चीजों को आप कर सकते हैं, और आपका एक अच्छा कोई दोस्त है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे फादर बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो मुझे कोई भी सवाल परेशान करता है ना, तब मैं उनसे बात करता हूँ कि, और मुझे हल मिलता है वहां से। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे चीजों के अभी तक मेरे पापा रहे हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप एमडी होम्योपैथी हैं और क्रिटिकल सर्जिकल डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सर। आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं और होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे असर करता है, स्लो असर करता है, लेकिन आपके पास आने वाले जो रोगी हैं, मरीज हैं, वो बहुत फास्ट और जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? मतलब ये कौन सा मेडिसिन है जो क्या है अलग ऐसा? मतलब आपके द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है वो कैसे अलग है, ये मैं पूछना चाहता हूं। सर थैंक यू। आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो लगभग मेरे ख्याल से हर सुनने वाला जानने के लिए उत्सुक होगा, कि हमने यही सुना है कि होम्योपैथी एक सेफ सिस्टम है पर स्लो सिस्टम है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, आप लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। पर कई बार क्या होता है सर कि ये जो टाइम होता है पेशेंट्स के पेशेंस से ऊपर हो जाता है। और अगर हम बात करें होम्योपैथी के बारे में, जो आपका मूल क्वेश्चन था, तो उसका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, और 200 साल पहले का सिस्टम है, जो कि उस समय के परिवेश के हिसाब से उन्होंने जो लॉन्च किया था वो हमने क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से पढ़ाई की, जो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड हम पढ़ते हैं। अब उसमें जो लिखा है हम वही पढ़ रहे हैं, और हम पेशेंट आज के जमाने की ट्रीट कर रहे हैं। तो दिक्कत ये आती है कि 4 गोली 4 बूंद 4 बूंद 10 बूंद या स्लो पावर का जो उन्होंने जो कैलकुलेशन दिया था उस समय काम कर सकता था, बट आज के हिसाब से जो परिस्थिति आती है, लोग इतने ज्यादा रेजिस्टेंट हो चुके हैं, या वो बीमारियां आती है जो हो सकता है कि होम्योपैथी में अभी तक असंभव मानी जाती है कि इसका इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें होम्योपैथी को चेंज करने की जरूरत है। तो एक सीधा सा कंसेप्ट है कि दुनिया में हर चीज पे इनोवेशन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। एलोपैथिक सिस्टम, जो कि खुद में अपना एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश सिस्टम है, उसमें निरंतर आपने देखा होगा कि क्लिनिकल रिसर्च होते रहते हैं। तो क्यों ना हम इस क्लिनिकल रिसर्च का एक सेगमेंट क्लिनिकल वे में हम अपनी क्लिनिक से चालू करें, जिसका नाम दिया मैंने एक नया कंसेप्ट, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। सर ये एक नया नाम इसलिए दिया कि कहते हैं ना कि कुछ भी नया करेंगे तो पहले तो उस कंसेप्ट को बताने के लिए क्या अलग कर रहे हैं उसका परिभाषा आपको दर्शाना होगा। तो हमने आपके जिस क्वेश्चन का आंसर जो हम जानना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वही है कि होम्योपैथी में हम एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट लाएं जिससे हम बीमारियों को तेजी से कवर कर सके। अब इस चीज को करने के लिए कुछ नया करना था, कुछ अलग करना था, जो नहीं लिखा है वो करना था।
तो इसके लिए हमने कंसेप्ट चेंज किया और होम्योपैथी की मूल दवाइयों को जो मात्रा है और उसकी जो पोटेंटाइज मेडिसिन की जो ताकत है उसको उन बीमारियों की जो एक्चुअल स्थिति है उसके आधार पर गणना चालू करके डोज देना चालू किया। वाह वाह वाह। डॉक्टर अर्पित जी, आपने जिस प्रकार से ओतप्रोत होकर और जिस प्रकार से आप अपने मेडिसिन व्यवसाय में जो होम्योपैथी की जो प्रक्रिया है वो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद भी मेरे भी डॉक्टर हैं जी सर। और मेरा परिवार भी मेडिसिन होम्योपैथी का, खासकर मेरा परिवार मेडिसिन जब ऐसे क्रिटिकल मोड पे जाता है तो होम्योपैथी का सहारा, काफी मेरे मित्र भी डॉक्टर हैं। तो आपके समर्पण के लिए, आपके व्यवसाय के अर्पण के लिए आपका नाम आप सार्थक करते हैं डॉक्टर अर्पित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अगला सवाल डॉक्टर घनश्याम सिंह राजपूत जी, आपसे एक तो प्रणाम आपको। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। मैं आपसे एक बहुत अद्भुत सवाल पूछना चाहूंगा कि आप संघ से जुड़े रहें। संघ का कार्य है व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण, और व्यक्ति का निर्माण हो तो राष्ट्र का निर्माण और अच्छा संभव हो सकता है। तो ये आप जब संघ से जुड़े रहे और शायद इसीलिए आपको सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने में जो भी कठिनाइयां आई, आपके परिवार को उन कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, तो आपने किस प्रकार से वो सहा? चाहे हो सकता है ये संघ के ही संस्कार हो या संघ का ही सिंचन हो संघ के विचारों का, तो आप विस्तृत रूप से बताएं। जी मनोज जी, आपने ऐसा सवाल पूछ दिया कि सारे सवालों का एक ही सवाल और उसके जवाब अनंत होंगे। मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष पिछले 12-13 साल से हूं और इस क्षेत्र में मैं मध्य प्रदेश के लगभग 37 जिलों में गया, अपने जिला अध्यक्ष घोषित किए, समाज के प्रति उनको जागरूक किया, समाज के लोगों को, नीचे तबके के लोगों को ऊपर कैसे लाया जाए, उनकी मदद कैसे की जाए। अब हर जिले में जाके हर गांव में जाना संभव नहीं था, जो जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दिया, जो समाज से जुड़े हमारे क्षत्रिय राजपूत थे, यदि मैंने देखा कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनके पास 1.5 एकड़ भी जमीन नहीं है, वो दूसरे के यहाँ हरवाई कर रहे हैं, उनके खाने को इतनी परेशानियां हैं। जब ये समस्या सामने आई, खुल के आई, तो हमने वहीं पे एक समाज की पंचायत बिठाई और पंचायत में हमने अपने क्षत्रिय भाइयों से, सामाजिक लोगों से बोला कि आधा आप मदद कीजिए और आधा मैं मदद करूंगा उस व्यक्ति की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो इतने जागरूक हो गए, कुछ चीजें उनके दिल को ऐसी चोट पहुंची और फिर धीरे धीरे ये समय निकलता गया, एक दूसरे को समझते गए, जागरूक होते गए, फिर ये भावना उनमें हमने डालने की कोशिश की और डालते जा रहे हैं और उससे मैं संतुष्ट हूं कि राष्ट्र प्रथम बाकी बाद में, ये भावना हम लेकर अगर चलें कि हमारा देश पहले है, इस भावना को ही लेकर हम चलें तो मेरे ख्याल से एक विकसित देश के निर्माण में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। मेन है विचार का। अब संघ और संगठन की जो बात आपने प्रश्न किया है, मैं आरएसएस के अनुसांगिक संगठन सक्षम का प्राण संरक्षक रहा हूं और उसमें अक्षम जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए ट्री साइकिल और जो और भी उनके जो लेग्स और हैंड्स रहते हैं, उसमें मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो संघ से ही हैं और निस्वार्थ सेवा भावना ही संघ का काम है।
तो हमने कई जगह वितरित किया, उन लोग को जागरूक किया, उन लोग को बताया कि आपको यहाँ इस चीज की मदद मिलेगी। इसके अलावा सामाजिक संगठन से जुड़ते जुड़ते मैं भाजपा से जुड़ा, भाजपा से आज भी जुड़ा हूं, संघ से जुड़ा हूं। मेरा परिवार, क्योंकि हम जन्म से ही राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो उसकी कई जगह हमें परीक्षा देनी पड़ती है। तो हर जगह पक्ष होता है तो उसका विपक्ष भी होता है। यदि सत्य है तो सत्य इसलिए है कि वो झूठ भी उसके सामने है, पुण्य के सामने पाप है इसलिए पुण्य है, सत्य इसलिए उसके सामने असत्य है। तो इन भावनाओं को हम लेकर चलते गए और हमें तो वो परेशानियां, मुझे, मेरे परिवार को, उस समय मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश में जितने लोग हैं सारे के सारे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। उसका मैं हमेशा उन लोगों का ऋणी रहूंगा और उनको मैं रेलवे में भी सक्रिय रहे हैं। हाँ, मैं तो आपकी क्या रेलवे में सक्रिय रहे हैं, तो रेलवे उस में उपलब्धियों के बारे में बताएं। जी, रेलवे में मैं सुपरिटेंडेंट था डीआरएम ऑफिस में, और उसके बाद मैंने रिजाइन करके रेलवे बोर्ड का जेडआरयूसीसी मेंबर बना। 4 साल तक मेंबर रहा। क्योंकि मैं रेलवे में जॉब में रहा हूं और ये मैंने देखा है कि कहां कहां क्या कमियां रही हैं। अवैध वेंडरिंग है, मिलावटखोरी है, खूब रही है पहले। तो मैंने भी प्रयास किया, आकस्मिक निरीक्षण किया स्टेशनों का, और जिसमें हमारा इटारसी स्टेशन, जो आर्थिक राजधानी कहा जाता रेलवे की दृष्टि से, तो मैंने भी अपनी टीम के साथ प्रयास किया और ये चेतावनी दिया, केसेस बनाए कि भैया मिलावट बंद करो। क्योंकि आदमी जल्दी जल्दी में तो कुछ भी ले लेता है। अब एक्सपायरी डेट की चीजें आप वहां पे बेच रहे हो, जल्दीबाजी में भूखा है आदमी, किस स्थिति में है, खा लिया, उसकी स्थिति खराब हो रही है। तो उस और मैंने मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ऊपर केसेस बनवाए और मेरा यही उद्देश्य था कि इसमें बदलाव किया जाए। तो अवैध वेंडरिंग पे और मिलावटखोरी पे बदलाव हुआ है, मेरा प्रयास जहां तक। बिल्कुल, और ये बदलाव होना जरूरी भी था क्योंकि लोगों की स्वच्छता जो है वो, उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत कुछ उस पर निर्भर भी करता है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशांत राजपूत जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में भी डील करते हैं, आप रियल एस्टेट में भी डील करते हैं, तो इसको लेकर के आप फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या है आपका आगे का प्लान? मैम, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक में आने का रीजन क्या है। सर, मैं एक भिंड के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैं इंदौर आया तो एक चीज बहुत अच्छी तरह क्लियर हुई कि यहाँ पर ना खाने की चीज में जो हमने गांव में खाई है वो यहाँ नहीं है। मतलब ना तो यहाँ शुद्ध तेल मिल रहा है आपको सब्जी बनाने के लिए, घी मिल रहा है खाने के लिए, और ना ही यहाँ पर आप मतलब जिसको भी जो अपन गांव में खाते थे, सब्जी खाते थे अपन, सब्जी वो यहाँ नहीं मिल रही है। हम सब्जी लेके आते हैं सब्जी मंडी से, 5 दिन वहां पर रखी हुई है, 2 दिन हम फ्रिज में रखे हुए हैं क्योंकि वो जिंदा रहे, जिसके उसको बना सकें। और वही आज हम गांव में अगर फोन लगा के किसी दोस्त से बात करते हैं या परिवार वालों से बात करते हैं कि क्या बनाया, कि आज गिलकी बनी है, कि कहाँ से, कि खेत से ले आए, तो मैम उसको देख के एक चीज समझ में आई कि क्यों ना कि अच्छी चीजें अपनी हेल्थ को लेके, अपने दोस्तों की हेल्थ को लेके, अगर हम इंदौर में हैं और हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हम इस फील्ड में आगे जाएं। क्योंकि आज ना हेल्थ, सर मैम जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इनसे आधे से ज्यादा केसेस ये खान पीन की वजह से, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल चीज आ ही नहीं पा रही है, हम खा ही उनको रहे हैं जिनकी वजह से बीमारी हो रही है। तो मेरा उसमें ऑर्गेनिक में आने का बस इतना सा रीजन था कि मैं लोगों तक बेहतर एक लाइफ स्टाइल पहुंचा सकूं, एक अच्छा स्वस्थ खाना, अच्छा तेल, अच्छी चीजें पहुंचा सकूं, लोग ट्रस्ट कर सकें कि हाँ ये बड़ी कंपनी है, ये हमारे साथ कुछ गलत ना होने देगी और ना करेगी। तो इसको एक्सपेंड करने का हमारा ये, हम पैन इंडिया देखते हैं, बट अभी हम इसको यूपी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आजकल हम देखते हैं शुगर का हर तीसरा व्यक्ति भारत में, तीसरा चौथा व्यक्ति जी सर, शुगर से परेशान है। मैं भी अभी नया नया शुगर का शिकार हुआ हूं। हमारी लाइफस्टाइल, आपने सही बोला सर, शिकार हुए। हाँ, शिकार हुआ हूं, अपने जीवन पद्धति की वजह से हुआ हूं। तो अल्टीमेटली वो आता है किडनी की तरफ, बराबर है? बिल्कुल सर। तो किडनी के जो मरीज होते हैं या किडनी
के जो रोगी होते हैं उनके मतलब इंसुलिन हो या फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है, किन किन लोगों की एक किडनी अचानक फेल हो जाती है, जी सर। दूसरी किडनी, तो डायलिसिस करवाना पड़ता है, फिर भी वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। जी सर। आप किस तरह से किडनी के मरीजों को ठीक करते हैं और फिर डायबिटीज से भी डायबिटीज से जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी आप क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? ये दोनों सवालों के जवाब। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन दोनों लेवल पे मैं बताना चाहूंगा। उपचार प्रक्रिया के बारे जी में। सर, बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज के बारे में बात करें तो सर डायबिटीज जैसे कि आपने बताया शिकार हुए, बिल्कुल ये शब्द मुझे अच्छा लगा सुन के सर कि आपका अनुभव कहीं ना कहीं पेशेंट्स के लिए भी फायदा करता है। शिकार होने का मतलब है कि एक्सीडेंटली कई बार हमें पता चलता है कि हमारी शुगर बढ़ने लग गई है और वो कहीं ना कहीं हो सकता है स्ट्रेस लेवल हो, काम करने का जो तरीका है आज के डेट में, जो भागम दौड़ है, या अपने जीवन शैली की जो पद्धति जिसमें हम कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज देखते हैं, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के नाम से हम डायबिटीज को जानते हैं। तो डायबिटीज चूंकि एक ऐसी बीमारी है सर जो ऑटोइम्यून कैटेगरी की मानी जाती है। ऑटोइम्यून मतलब अपनी बॉडी अपने खिलाफ जा रही है। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो जो डायबिटीज की दवाइयां हम लेते हैं, चाहे हम एलोपैथी सिस्टम से बात करें तो ज्यादातर देखने में आता है कि पहले कोई एक टेबलेट में था, बाद में वो रजिस्ट हुआ, दूसरे टेबलेट पे आया, और ऐसे कई बार 8-8 टेबलेट 10-10 टेबलेट भी ले रहा होता है। और जिस दिन उसका HbA1c 11, 12, 13 के आसपास आ जाता है और वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पाता, तो निश्चित रूप से आपको इंसुलिन जब बन ही नहीं रहा है तो आपको इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ेगा, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो उसमें तो इंसुलिन शरीर में बनना ही नहीं है, तो आपको पहले दिन से ही इंसुलिन ऊपर से लेना रहेगा। अब इसमें होम्योपैथी का ये रोल है सर कि जैसे कि मैंने मेरे सिस्टम के बारे में बताया था कि प्योरली एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सिस्टम है कि अगर हमें पता है कि ये बीमारी है और ये इसका लेवल है तो हमें उसके हिसाब से डोज सेट करना पड़ेगा। तो चूंकि होम्योपैथी की थ्योरी ये कहती है कि हम जो भी करें ऊपर से नहीं अंदर से ठीक करें और नेचुरल मेटाबॉलिज्म को रिकवर करें। तो डायबिटीज के बारे में हम बात करेंगे तो जो पैंक्रियाटिक जो आपका बीटा आइसोलेट सेल्स की जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म को होम्योपैथिक दवाइयां रिस्टोर करने में आपकी मदद करती है। तो चूंकि हम सिर्फ पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि इंसुलिन लिया या वो टेबलेट लिया जो एक इंसुलिन लेवल को मेंटेन करे, हम उस आपूर्ति के प्रति ज्यादा काम कर रहे हैं कि हमारा नेचुरल इंसुलिन बने और वो जो बीटा आइसोलेट सेल्स की जो एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो। और सर ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, जो मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो कैरियर है, कि डायबिटीज के पेशेंट में मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है, अगर आपको शुरुआती लेवल पे डायबिटीज पता चला है और अगर आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो रिकवरी आपकी अनुमान से 10 गुना ज्यादा फास्ट हो सकती है। यानी आप 1 या 2 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी कर सकते हैं, बजाय आप 6 साल या 10 साल बाद जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो उस समय तक क्या होता है कि आपका जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है वो पूरा तरीके से स्लो हो चुका होता है, आप दवाइयों की डिपेंडेंसी पे आ चुके होते हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपकी दवाइयों की डिपेंडेंसी को अपनी दवाइयों से स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन करें और फिर हम उसे जो HbA1c लेवल है जब 6.5 के नीचे आ पाता है तब बंद करने का प्रोसेस में आपकी मदद कर पाते हैं। पर अगर आप शुरुआती लेवल पे आते हैं तो जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ आप सीधा हमारे पास आए, हमने आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट यूज किया, डोज ज्यादा दिया और आपको ये मिरेकल देखने में आता है कि 14 HbA1c वाले लेवल के पेशेंट्स जिन्हें ये पता चल जाता है कि अब हमें इंसुलिन पे जाना है, या 11 HbA1c के लेवल जिसपे वो टेबलेट्स पे चल रहे हैं, पर ये शुरुआती अवस्था में उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी से काफी जल्दी रिकवरी की। या नो वंडर समझने हमने के भी लिए। सुना है कि आपने 3000 रोगों को, मतलब 3000 सर 3000 पेशेंट का डेटा जो है लाइव किया है ताकि हम किसी को एविडेंस बेस्ड सिस्टम में WHO में जो हमारा डाटा है इंडिया की ओर से सबमिट हो सके। वाह, वाह। और सर ये आज तक की डेट का अनुभव है। आप लोगों के आशीर्वाद से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर ने ये मौका दिया है, इस जन्म में इस हाथ में इतनी शिफा दी है, तो जाने से पहले दुनिया में ऐसी कोई बीमारी ना हो जो असंभव लिखा जाए। तो ऐसे 300 बीमारियों पे जो ये डेटा है, उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ेगा और लोगों की जो डर है बीमारियों के प्रति, एक मन में एक डर होता है कि फिजिकली टूट जाता है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है और कहीं ना कहीं समाज से कटने लग जाता है, हम उस बीमारियों के डर को हटाना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं लौटूंगी आपके पास। घनश्याम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपने एक सवाल में बहुत सारा जवाब दिया लेकिन एक जवाब जो है वो रह गया। पहला तो यही कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जब हम बात करते हैं तो आप इससे कैसे जुड़े, और अगर कोई रणनीति थी तो वो क्या रणनीति थी ये भी बताइएगा, और आप किसे रियल क्षत्रिय मानते हैं ये बताइएगा। देखिए क्या है, क्षत्रियों का इतिहास गौरवशाली रहा है, सभी लोग जानते हैं।
क्षत्रिय परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरे संस्कार में ही वो शामिल है। रियल क्षत्रिय मैं उसे मानता हूं जो दिन दुखियों के आंसू पोंछे, बेसहारों को सहारा दे, मजदूरों की मदद करे, भूखों को खाना खिलाए, हर दुखियों के दुख में शामिल हो, सुख में शामिल हो। अगर वो जो ऐसा नहीं करता वो सही क्षत्रिय नहीं है, और जो इनके साथ शामिल होके इनके आंसू पोंछता है वही रियल क्षत्रिय है। लोगों की जो मदद करता है और सही वक्त पर जब जरूरत हो तब उनके साथ खड़ा रहता है, वो बिल्कुल वो बिल्कुल, रियल बिल्कुल, क्षत्रिय आप वो उसको रियल मानते हैं? क्षत्रिय वही है जो दुखियों के दुख में हमेशा साथ रहे, उनके आंसू पोंछने के समय भी उनके साथ खड़ा रहे, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहे, वो रियल क्षत्रिय है। ठीक है, एक आखिरी सवाल और छोटा सा आपसे रहेगा, क्योंकि रेलवे से आप जुड़े रहे हैं, और अगर हम रेलवे को अब देखें तो कितना उसमें आप बदलाव देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ है, और क्या बदलाव ऐसे होने चाहिए रेलवे में कि क्योंकि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए मौजूदा वक्त में, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि ऐसा क्या हो कि और ज्यादा बेहतर हो सके रेलवे, क्योंकि बहुत वास्ट ये सेक्टर है? डिजिटलाइजेशन सब सिस्टम पे होता जा रहा है। पहले मैनुअली होता था, सिग्नल मैन और लाइन मैन ये खुद ही सब करते थे। अब तो इतना ऑनलाइन कर दिया गया है कि पूरे सिस्टम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानव त्रुटि हो जा रही है, और वो मानव त्रुटि के कारण कुछ असामाजिक तत्व तो बदमाशी भी करते हैं। वो सिग्नल पे कोई पर्चा लगा देता है, टेप लगा देता है। अभी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, वो भी एक कारण रहा है। तो रेलवे मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है, और हमारे देश में जो अभी वर्तमान में रेलवे के लिए जो सुविधाएं और गाड़ियां और वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जा रही हैं, सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए। वंदे भारत तो बहुत ही अद्भुत, मैंने भी प्रवास किया है जी। मतलब ऐसा लगता है कि आप फ्लाइट में ही जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अद्भुत किया है, परिवर्तन है आमूलाग्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी एक बात मैं प्रशांत राजपूत जी आपसे पूछना चाहूंगा। आप युवा हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्थान है जी। और ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं आजकल वो बहुत आवश्यक हो चुका है जी, क्योंकि खेतों में जिस प्रकार का इतने सालों तक भयानक यूरिया डाल डाल के जो भूमि का नाश हुआ है जी। हाँ, और उसके विपरीत जाकर जी, आप ऑर्गेनिक फूड लोगों के लिए घरों घरों में देने का प्रयास करने का वो बिजनेस भी कर रहे हैं, रियल एस्टेट भी कर रहे हैं। तो आप जो युवा इस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, क्योंकि आपने खुद एक बहुत ही मामूली फंड से आपने अपने 12,000 रुपये से शुरुआत की थी, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को भी ये प्रेरणा मिले जी। क्योंकि देखो भारत का युवा जो है वो बड़ा साहसी है। वो ये अंग्रेजों ने क्या किया है कि 35% मार्क से हमको लिपिक बना दिया, हमको कारकुन बना दिया कि नौकरी ही है श्रेष्ठ। बिल्कुल। लेकिन हमारा भारतीय युवा जो है वो स्किलफुल है। वो स्किलफुल युवा किस प्रकार से प्रेरक बने और अपना छोटा तो छोटा लेकिन बिजनेस करे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरे ख्याल से जैसा कि आपने बताया 12,000 रुपए, सर डिपेंड करता है। मैं अगर पैसा है तो पैसा डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस करना चाहते हैं, किस तरीके का बिजनेस में जाना है। 12,000 में सर आज जो मुझे समझ आई है, मैं 12,000 में सर आज ना 2 बिजनेस नए चालू कर सकता हूँ और मैं उनसे प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि सर 12,000 में से अपन 1,000 रुपए का स्टैंड बनवाते हैं, 200 रुपए की टोकरी लेते हैं, 1,000 रुपए की टिक्की डालेंगे उसमें, 200 रुपए का आलू और 300 रुपए का मसाला। मोटा मोटा ये कुछ 2,500 रुपए का समथिंग हो गया सर। अब वो आज जो टिक्की बिच रही है ना सर, जो पानी पूरी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो पानी पूरी सर 10 रुपए की 5 बिच रही है। मतलब आपका प्रॉफिट तो तैयार हो गया वहां पर। 1,000 मतलब 2,000 पानी पूरी, 2,000 रुपए आज आपके आ गए। इन्वेस्ट कितना किया आपने? 2,500 रुपए। आपका ये इन्वेस्टमेंट 3 दिन में निकल आया, फिर उसके बाद तो आपका प्रॉफिट ही चल रहा है। अब बचा हुआ सर जो पैसा बचा है, अभी तो 12,000 है ना सर,
अभी तो अपना खर्च कितना हुआ है, 3,000 पकड़ लेते हैं, उसी का हमने 500 रुपए की पानी की बोतल ली, क्योंकि जो पानी पूरी है वो तीखी है, आदमी को पानी भी लगेगा सर। तो 500 रुपए की पानी की बोतल जो हमने ली है सर, वो हमको पड़ेगी मैक्स टू मैक्स 10 वाली पानी की बोतल लेते हैं तो 5 रुपए की। वो 5 रुपए की पानी की बोतल हम बेच रहे हैं 10 में, प्रॉफिट सर वहां से भी आ गया सर। 12,000 में अपने 2 बिजनेस चालू हो गए, एक पानी बेच रहे हैं और एक पानी पूरी बेच रहे हैं, और पैसा अपने पास बचा है जिसका बैकअप बना हुआ कि अगर ये 1 महीने नहीं चला तो हमारे पास पैसा रखा हुआ है। अब सर इस तरीके से अगर अपन बात करें कि 12 शुरुआत, युवाओं को क्या संदेश दें सर? युवा ना, आजकल युवा सर स्थिर नहीं रहा है, फोकस्ड नहीं हो सकता, कुछ करना नहीं चाहता और चाहिए सब कुछ सर उसको, मतलब मेहनत करनी नहीं है और चाहिए सब कुछ सर। युवाओं का ना सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि युवाओं को नहीं करना चाहिए उस चीज में कि डर नहीं रखना चाहिए। आप धंधा करो सर, मेरे पास 12,000 रुपए थे, मैं चाहता सर तो उसको नौकरी करता, मुझे और 12,000 मिलते सर। 12,000 थे, मुझे इतना पता, इससे नीचे तो मैं जाने से रहा, इससे भी नीचे क्या जाऊंगा सर? तो सर रिस्क लेके देखते हैं ना। सर उन 12,000 की बदौलत, कुछ दोस्तों की बदौलत, जैसे मेरा भाई बैठा है, आदित्य बैठा है उधर और विनोद बैठा है सर, इन लोगों की बदौलत आज उन 12,000 से मैं जिस भी मुकाम पे पहुंचा हूं, उन 12,000 की बदौलत अगर मैं उस दिन ये कह लेता इन 12,000 रुपए ये हो गए तो मैं नेक्स्ट मंथ अगर बिजनेस नहीं चला, ठीक है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा सर? फेल नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो आप सीखते हो या जीतते हो, और सर मैं तो फेल होता ही नहीं हूं, मतलब मैं तो या तो सीख लेता हूं सर। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लर्निंग, सर मेरा मानना है लर्निंग है तो अर्निंग है, अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो अर्निंग भी नहीं है। तो आप आज जहां बैठा हूं तो यहां से भी आप लोगों से काफी चीजें सीखने को मिली, सर से काफी चीजें सीखने को मिली। बट सर क्या युवाओं को सीखना नहीं चाहता, युवा के पास जो चाहिए आज चाहिए और बहुत जल्दी सर। आज का युवा ना अमीर बहुत जल्दी बनना चाहता है, और उससे क्या होता है कि एक दिन में ना झोपड़ियां बनती हैं, ताजमहल बनने में समय लगता है। तो सर अगर तुमको ताजमहल में तुमको खुद को ब्रांड बनाना है, तुमको पैसा कमाना है सर, पहला मानना है मेरा कि अगर किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस करता आदमी पैसे के लिए की कमाई करते हैं। अगर आपको सर 100 करोड़ रुपए कमाना है ना, तो पहले 100 करोड़ रुपए आपको यहां से कमाने पड़ेंगे। अगर आप मन में सर, मन जीते तो सब जीता, मन हारे तो सब हारा। तो सर अगर आपको कुछ धंधा करना है, आपका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि हार तो है ही नहीं, या तो सीख लेंगे या जीत लेंगे। और सर मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, मैं अगर 12,000 रुपए सर उस दिन छोड़ देता है कि कुछ और कर लेता, ठीक है, तो आज जहां बैठा वहां नहीं होता सर। अगर उन चीजों के आ जाए, आज लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी उन्हीं चीजों में 12,000 मिल रहा है, 15 सर, आज क्या होता वो फेल हो जाता, जैसे मेरा धंधा मान लो फेल हो जाता। मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए कि हमें आगे कुछ करना है और उसके लिए वक्त भी देना होगा। एक छोटे टाइम स्पैन में बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा आप मकान नहीं खड़ा कर सकते, बहुत बड़ा आप कोई स्थल नहीं बना सकते। बहुत शुक्रिया यार आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, और तमाम जो बातें आपने साझा की एक रियल हीरो की तरह, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया है। ओवर टू यू प्रेरणा। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया कीर्ति, इस चर्चा को आपने सुचारू रूप से चलाया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, और ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।